हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और 21 फेब को जो कि इकोनॉमिक्स का पेपर है आपका, उसमें कम से कम आपको इस चैप्टर से 10 मार्क्स का पेपर देखने 10 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो पूरा अच्छे से देखना, वन शॉट कराऊंगा और आज ही इसको कंप्लीट करवा दूंगा। न्यूमेरिकल आपको सेकंड पार्ट में कराऊंगा, पूरा थ्योरी पोर्शन आपको आज मैं कंप्लीट करा दूंगा। न्यूमेरिकल ये आपको आज इवनिंग तक मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के 10 मार्क्स सिक्योर करते हैं। हाँ तो बेटा इस चैप्टर में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है एग्रीगेट डिमांड। कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज अगर मैं आपको एग्रीगेट डिमांड का मतलब बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी इकोनॉमी में एक इकोनॉमी में टोटल जितनी डिमांड हो रही है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड। आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा डिमांड का मतलब, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स था, वहां पर इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही थी। यहाँ पर सबको लेके होगी, मतलब टोटल जो डिमांड आ रही है एक इकोनॉमी में, टोटल उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। अब देखो 4 सेक्टर मॉडल होते हैं, आपने 4 सेक्टर मॉडल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा होगा। 4 सेक्टर मॉडल कौन कौन से थे बेटा? एक तो हो गया आपका कौन, हाउस होल्ड। कौन हो गया बेटा? हाउस होल्ड, ठीक है। दूसरा कौन हो गया बेटा? आपका फर्म हो गया, ठीक है। तीसरा कौन था बेटा? आपका गवर्नमेंट थी। और चौथा कौन सा? आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉरेन कंट्रीज जो होती है जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो ये क्या होते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये 4 सेक्टर ऑफ मॉडल होते हैं, राइट? होते हैं कि नहीं होते? तो ये चारों सेक्टर जब मिलकर डिमांड करते हैं, हाउस होल्ड पीपल यानी कि हम लोग डिमांड कर रहे हैं, फर्म भी एक तरह से कंज्यूमर ही होता है, फर्म भी क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है, कुछ ना कुछ खरीदता है ना, इन्वेस्टमेंट वगैरह करता है, गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ परचेस करती है और बाहर से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो जब ये चारों सेक्टर जो टोटल डिमांड हो रही है किसी इकोनॉमी में, जो टोटल डिमांड हो रही है, जो सब लोग मिलकर डिमांड कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। देखो क्या लिखा है, आ जाओ भाई, ब्लू मार्कर कहाँ चला गया, आ जाओ। क्या बोलते हैं इसको? एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। तो क्या लिखा है? एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड इन द इकोनॉमी। मतलब एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, किसी इकोनॉमी में जो टोटल डिमांड की जा रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई होप नहीं होगी, ठीक है। अब एक चीज समझना कि आपकी बुक में एई लिखा होगा। क्या लिखा होगा? एई। तो एग्रीगेट डिमांड को हम लोग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लिख लो। अब क्यों बोलते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। रटवाऊंगा नहीं, खाली समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम देना। पेपर में खाली इस चैप्टर में नहीं कवर होगा, और भी बहुत सी चीजें कॉन्सेप्चुअल बेस पे कवर होगी। क्यों कवर होगी? क्योंकि पेपर आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए ध्यान समझना। एग्रीगेट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड को हम लोग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। AD इक्वल टू AE। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अब क्यों बोलते हैं इसको भी जान लो। हालांकि कोई काम तो इतना नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट में कहीं भी ना कहीं कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक चीज समझो, एग्रीगेट डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भैया? देखो एक चीज समझो कि यहाँ पर क्या हो रही है, कॉन्सेप्ट देखो। ये क्या बेटा? ये आपकी डिमांड हो रही है, ठीक है। नॉर्मली डिमांड हो रही है, ठीक। डिमांड करता कौन है भैया? कंज्यूमर करता है। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर करता है। अब वो कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, चाहे वो हाउस होल्ड पीपल हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, या फिर वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो। चारों में से कोई भी क्या हो सकता है भैया? डिमांड कर सकता है। तो कंज्यूमर मतलब ये चारों, ठीक। अब जब डिमांड करोगे तो एक्चुअल डिमांड क्या होती है भाई? मैंने बोला मेरे पास बंगला हो जाए, तो वो एक्चुअल डिमांड नहीं है। डिमांड एक्चुअल में होती क्या है? जिसके लिए मैं पैसे खर्च करने को तैयार हूं। अगर मेरे पास खर्च करने का पैसा है, मैं तैयार हूं, मैं रेडी हूं, तब वो डिमांड होगी। तो डिमांड एक्चुअल में क्या है? जितना आप खर्चा करोगे, ठीक है। मान लो मैंने सोच लिया मुझे कार खरीदनी है, पैसा नहीं खर्चा किया ना, तो डिमांड थोड़ी हुई। एक्सपेंडिचर, जितना आप खर्चा करोगे। तो कंज्यूमर क्या करता है? डिमांड के लिए अपने एक्सपेंस करता है। क्या करता है? एक्सपेंस करता है, फिर एक्सपेंडिचर करता है। बात तो होगी। तो डिमांड कौन करता है बेटा? कंज्यूमर। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। और कंज्यूमर डिमांड करता है तो क्या करता है? खर्चे करता है। तो एक्चुअल में जितना एक्सपेंस करेंगे उतना ही तो क्या होगी? डिमांड होगी। जितना एक्सपेंस करेंगे उतना ही तो क्या होगी बेटा? डिमांड होगी। तो एक्चुअल में क्या हुआ? एग्रीगेट डिमांड AD इक्वल टू क्या हुआ बेटा?
एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट मतलब टोटल, एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, जितना खर्चा करेंगे उतनी क्या होगी, डिमांड होगी। कॉमन सी बात है, मैं अगर 1000 रुपये खर्चा करूँगा तो मेरी डिमांड कितने की, 1000 रुपये की। किसी इकोनॉमी में, पूरी कंट्री में लोग 1 करोड़ की डिमांड कर रहे हो तो 1 करोड़ का क्या होगा, खर्चा होगा। जितना खर्चा करोगे उतनी तो डिमांड होगी, समझ में आई बात। तो इसीलिए एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये समझ में आना चाहिए, बहुत से लोग नहीं समझाते, ठीक है, ये पता तो होना चाहिए क्यों होता है, ठीक। दूसरी चीज एक और समझो, सप्लाई, सप्लाई कौन करता है भाई, सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर भाई साहब करते हैं। कौन करते हैं सप्लाई, प्रोड्यूसर्स करते हैं। कौन करता है सप्लाई, प्रोड्यूसर्स करते हैं, ठीक है। अब जब सप्लाई प्रोड्यूसर करेंगे तो उनको वहां पर क्या होगा, भाई मैंने सामान बनाया, ये मार्केट बनाए, बेचे, प्रोड्यूस किए, अब प्रोड्यूस करे तो मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, इनकम होगी। तो अब ये बताओ, जितनी ज्यादा मैं सप्लाई करूंगा मार्केट में, जितना बेचूंगा उतनी मेरी इनकम होगी। क्या एक्चुअल में यही है, जितनी सप्लाई उतनी इनकम, राइट। तो क्या ये ऐसे यहां से निकल के आ रहा है कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट इनकम, और एग्रीगेट इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, याद रखना हमेशा, नेशनल इनकम। एग्रीगेट इनकम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई इसके बराबर होगी एग्रीगेट इनकम के। अभी एग्रीगेट सप्लाई क्या है, जिस तरह टोटल डिमांड हो रही है ना किसी इकोनॉमी में, तो प्रोड्यूसर टोटल कितनी सप्लाई कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, एग्रीगेट सप्लाई। अभी हम लोग पढ़ने वाले, तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट इनकम एंड नेशनल इनकम। इज दैट क्लियर, यस और नो, समझ में आया। तो एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई को एग्रीगेट इनकम या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई तकलीफ, कोई परेशानी रह गई हो तो बताओ भाई। अब देखो इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसको रफ करूं, स्क्रीनशॉट लेना है, लो जल्दी से। चल अब आगे बनता है भाई कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कंपोनेंट्स क्या क्या है भाई एग्रीगेट डिमांड के, आओ चलो देखते हैं, जिंदगी में कुछ करेंगे भाई। देखो एडी क्या है बेटा, एडी, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं एई। चाहे एग्रीगेट डिमांड बोलो चाहे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोलो, बुक में एई लिखा है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता है, लोग बोल के निकल जाते हैं कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है। ऐसा नहीं, क्यों होता है समझ में आया बात। चलो तो अब इसके कंपोनेंट्स क्या है, ये कंपोनेंट्स होते हैं सी, बताता हूं उसका मतलब, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, अंडरलाइन कर लो, ये क्या होता है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब यहाँ पर C का मतलब क्या बेटा, C का मतलब यहाँ पर है जो हाउस होल्ड पीपल है, कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब कौन करता है, इन्वेस्टमेंट कौन करता है बेटा, यहाँ पर हाउस होल्ड पीपल क्या करते हैं, आपका कंजप्शन करते हैं। इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, यहाँ पर फर्म कर रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, गवर्नमेंट क्या एक्सपेंडिचर कर रही है, और इसका एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट, एम का मतलब होता है इम्पोर्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो रहा है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। तो यही चारों चीजें किस में आती हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में आती है। याद रखना कि हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, जब आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बनाया होगा तो ये चारों चीजें ना, हाउस होल्ड 4 सेक्टर थे, फर्म, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो देखो वही चीज तो यहाँ पे भी है। तो चाहे सी को क्या बोल रहे हैं, हाउस होल्ड ही तो बोल रहे हैं, इनकम को क्या बोल रहे हैं, फर्म बोल रहे हैं, गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस एक्स माइनस एम क्या, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो इसीलिए एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी होता है। बहरहाल अपने याद रखना कि एग्रीगेट डिमांड में 4 कंपोनेंट्स है, कौन कौन सा, सी से कंजप्शन बाय हाउस होल्ड पीपल, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड लास्ट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि टोटल एक्सपोर्ट कितना हो। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ समझ में आया एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है। छोटा सा एक टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है कि एग्जेंट एंड एक्सपोज डिमांड क्या होता है। हालांकि आप डिमांड चैप्टर पढ़े हो तब भी आप जान लो, एग्जेंट डिमांड का मतलब होता है जो सिर्फ और सिर्फ आपके ख्वाबों ख्यालों में है ना, जो आपका ड्रीम है कि ये मुझे खरीदना है बंगला। एक्सपोज डिमांड जो होता है जो आपके एक्चुअल आप बाय करते हो, एक्चुअल बॉट, ठीक है। और जो सिर्फ आपके डिजायर में है वो क्या होगी, आपकी एग्जेंट डिमांड, काश मेरे पास बंगला हो जाए, वो एग्जेंट डिमांड है। एक्सपोज डिमांड क्या होती है, जो आप एक्चुअली में बाय करते हो। समझ में आई बात।
क्लियर हुई, कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है। अब एक चीज़ समझो, बुक में आपके पहले कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, बट जिस तरह से मैं करा रहा हूँ, एट लास्ट जब वीडियो खत्म होगा, चैप्टर खत्म होगा, तो आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट मिलेगा। तो बुक में थोड़ा सा आपके अजीबोगरीब तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। तो पहले मैं बताऊंगा आपको एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, फिर आपको मैं बताऊंगा कंजम्पशन फंक्शन क्या है, सेविंग फंक्शन क्या है, और पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो टेंशन मत लेना सर आप आगे कैसे चलेंगे, ठीक है, उसके पीछे लॉजिक है। ठीक, तो अभी हम लोग देखेंगे एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको आगे बताता हूँ। तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड कैसे करते हैं। उससे पहले एक चीज समझो, पहले देखो हम लोगों ने पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड के कितने कंपोनेंट्स है बेटा, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, यही थे ना एग्रीगेट डिमांड कंपोनेंट्स, राइट, यही थे। तो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट समझ में आ गया आपको, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। लेकिन जो सिलेबस का पार्ट है बेटा आप लोगों का, वो सिर्फ इतना ही है। आप लोग एज्यूम करके पढ़ोगे कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू C प्लस I। समझ में आ रही बात? आगे कभी जाओगे बीकॉम वगैरह में तो पढ़ोगे, फिलहाल आपको क्या करोगे कि AD इक्वल टू C प्लस I, आप यही अजम्पशन है, इसी को आप अज्यूम करके पढ़ने वाले हो। क्लियर है? समझ में आ रही बात कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, अब जो भी अगर पेपर में क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि एग्रीगेट डिमांड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तब आप यही आंसर लिख के आओगे 1 नंबर वाले में, 2 नंबर वाले। लेकिन कोई पूछे अगर, जब वहां पर आप कर वगैरह की बात होगी, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वगैरह हमें बनाना होगा, तो हम लोग वहां पर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? ठीक है, चलो अब देखो हम लोग देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड, क्या देखेंगे बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। और देखते हैं, इसको रफ करूं, चल। अब एग्रीगेट डिमांड जो तरीका मैंने अपनाया बेटा, तो आपको पूरा एक बार वीडियो देखो, इस टॉपिक को देखने के बाद, अभी रिप्रेजेंटेशन सीखने के बाद आपको कंजम्पशन फंक्शन, आपको इन्वेस्टमेंट, आपको एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई सब समझ में आ जाएगा, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा एक्चुअल में हो क्या रहा है। समझ रहे हो? पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, है ना। तो रटने वाला सिस्टम खत्म हो गया कि ये नहीं कि हम रट रहे थे, कैसे हो रहा था। एक बार पूरी वीडियो देखो और इस टॉपिक को देखो कैसे आपको चैप्टर ईजी लगता है। ठीक है, अब एक चीज समझो, आप एग्रीगेट डिमांड रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक टेबल लेंगे, और वो टेबल, एक काम करना, ये टेबल जो है पूरे चैप्टर में चलेगी, पूरे चैप्टर में कहीं भी चलो यही चलेगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं इनकम। ठीक है, क्या लेंगे बेटा, इनकम। ठीक है, फिर हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, कंजम्पशन। ठीक, और AD इक्वल टू हम लोगों ने क्या माना है, AD इक्वल टू C प्लस I, यही होता है ना एग्रीगेट डिमांड। क्या होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता। तो अभी आपने पढ़ा C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, लेकिन एज्यूम क्या किया बेटा हम लोगों ने, AD इक्वल टू C प्लस I। हम लोग कहां तक पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 कंपोनेंट्स। तो वहां पर एग्रीगेट डिमांड क्या आपका, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, तो ये हो गया कंजम्पशन। एक लाइन किसकी बना लो बेटा, इन्वेस्टमेंट की। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, AD एग्रीगेट डिमांड। जब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को जोड़ोगे, C प्लस I को जोड़ोगे, तो क्या निकलेगा, एग्रीगेट डिमांड ही तो निकलेगा। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रही है? ठीक है सर, तो ये क्या आपका बेटा इनकम, ये क्या आपका कंजम्पशन, ये आपका इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट को जोड़ोगे तो क्या निकलेगा, एग्रीगेट डिमांड। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, अब इनकम देखो, इसी टेबल को जो मैं बताऊंगा इसको चाहे याद कर लो, आपके लिए सबसे बेनिफिशियल रहेगा। यही टेबल आपके पूरे जो है आपके उसमें चलेगी, क्या बोलते हैं, पूरे चैप्टर में चलने वाले, हर जगह इसी टेबल को अज्यूम कर लेना। ठीक है, अब ये तो नॉर्मली किसी की इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी क्या होता है, बढ़ता है। तो इनकम हम लोग पहले ले लेते हैं, यहाँ पे मान लो इनकम 0 ले लेते हैं। 0 भी तो रहती है, कभी कभी पैसा नहीं कमाते हैं, बेरोजगार रहते हैं, 0 रहती है। 0, 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, ये इनकम है हमारी। ठीक, अब एक चीज समझो, ये बताओ इनकम जब 0 रहेगी तो कुछ कंजम्पशन होगा कि नहीं होगा, कुछ खाओ पियोगे कि नहीं खाओ पियोगे, बताओ, खाओगे ना। इनकम 0 रहेगी तो कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कंजम्पशन ना हो। तो वहां पर क्या होगा, कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। मतलब ऐसी कंडीशन याद रखना है, 1 नंबर में आ जाता है, ऐसी कंडीशन जब इनकम 0 हो, जब इनकम आपकी 0 हो और कंजम्पशन वहां पर कुछ ना कुछ हो रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कितना लिया इन लोगों ने, 40 लिया। ऐसा कोई रूल नहीं कि आप 40 लो, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैं 40 ले रहा हूँ। ठीक है, 120, 40, 120, 80 लिया, 200, 280, 360,
और 440, ये क्या हो गया आपका कंजम्पशन हो गया। क्या हो गया बेटा आपका कंजम्पशन हो गया। यहाँ तो समझ में आई बात, ठीक है। इसके बाद आपका क्या बेटा इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस कंजम्पशन में थोड़ा सा सर्कल बना देता हूँ ताकि अच्छा लगे, ठीक। अब इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट भी अच्छा ये बढ़ाया क्यों मैंने कंजम्पशन, भाई देखो जीरो इनकम थी, कंजम्पशन 40 करते थे, थोड़ा बहुत खा पी के काम चला रहे थे। जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ाया। क्यों बढ़ाया भाई, जाहिर से तो किसी की इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ाता ही है, कोई ऐसा आदमी नहीं है कि इनकम बढ़ने पे कंजम्पशन अपना कम करते। लेकिन जीरो पे भी कुछ ना कुछ करता है, और जो जीरो पे कुछ ना कुछ करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट क्या है, नॉर्मली इनकम बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट भी लोग बढ़ाते घटाते हैं, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए ताकि लोगों को इजीली समझ में आए इसलिए हम लोग इन्वेस्टमेंट को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, ऑटोनॉमस इनकम मान लेंगे, ठीक है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मान लेंगे, यानी कि इनकम को भी हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं और सब में सेम ले लेते हैं 20 20 20 20 20 20, ठीक है। क्योंकि बुक में आपके ऐसे ही है तो आप क्या करोगे, सपोज करोगे, क्योंकि अजम्पशन पे ही चलता है आपका इकोनॉमी, जैसे केमिस्ट्री में चलता है वैसे इकोनॉमी में चलता है। तो आपने इन्वेस्टमेंट क्या मान लिया 20 20 20 20 20 T20 ऐसे भी इतना चल रहा है, ठीक। अब एडी कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ दो भाई साहब, जोड़ो। एडी इक्वल टू क्या होता है C प्लस आई, तो C प्लस आई 40 20 60, यहाँ पे 140, यहाँ पर 220, यहाँ पर 300, यहाँ पर 380 और यहाँ पर क्या होगा 460। सही है भाई, एक बार देख लीजिए, तो 380, ठीक है। यहाँ तक समझ पाया कि नहीं आया, टेबल समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे भैया, इसका हम लोग बनाएंगे कर्व एग्रीगेट डिमांड का। अब इजीली बना लोगे, सारी चीज समझ में आई कि नहीं, हुआ क्या ये। अब इसका कर्व बनाने को बोलता है तो कर्व तो हम लोग के लिए बाएं हाथ के लिए बनाते चले जाएंगे। ये क्या भाई एक्स एक्सिस, यह क्या है बेटा आपका वाई एक्सिस, ये है आपका ओरिजिन पॉइंट, इधर ले लो नीचे साइड में इनकम, ठीक है। इधर साइड ले लेंगे हम लोग कंपोनेंट्स, यानी कि AD इक्वल टू C प्लस आई, यानी कि दोनों तरफ चले लो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, और एग्रीगेट डिमांड भी ले लिया, तीनों चीज ले लो, कंजम्पशन भी ले लिया, AD भी ले लिया, C भी ले लिया, I भी ले लिया, ठीक। मैक्स कहाँ तक गया है 460 तक गया, तो कितने कितने का ले लेंगे अब हम लोग, कितने का ले लीजिए, 60 का ले लें, चलो 60 का ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं 60, फिर ले लेते हैं 120, फिर ले लेते हैं 180, फिर ले लेते हैं 240, फिर ले लेते हैं 300। कहाँ तक गया है यार, तो ले नहीं रहा है, छोटा छोटा बनाए, चलो थोड़ा सा छोटा छोटा बना लेते हैं, थोड़ा सा कर बड़ा होना चाहिए था इसलिए दिक्कत है। चलो एक काम करो 80 का ले लेते हैं, ठीक है। 80 कितना 160, फिर कितना होगा याद तो है नहीं यार, 160 240 320 240 320 400 और फिर 480, मैक्स 460 तक गया ही है तो 480 तक ले लिया। समझ में आई बात की नहीं आई, 80 टिक लिया, 50 कर लो, थोड़ा सा कर बड़ा बना लेना, 50-50 ले लो, जैसा आपको इजी लगे, ठीक। अब ये समझ में आ रही बात, यहाँ तक कोई तकलीफ कोई परेशानी तो नहीं किसी बच्चे को, ठीक है। अब हमें बनाना है, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का कोई कर पूछता है कैसे बनेगा, तो याद रखना इन्वेस्टमेंट जीरो पे इन्वेस्टमेंट कितनी है 20, और सब में क्या बेटा सेम है, और सेम है तो हमेशा कर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो अगर मान लो 20 है तो यहाँ पे तो 80, तो 20 यहाँ पे लगभग होगा, यहाँ पर मान ले, तो ये कैसे बनेगा, ये बन गया। तो ये किसका हो गया कर बेटा, इन्वेस्टमेंट का। समझ में आया, ठीक है। अब देखो आगे दूसरा कौन सा है, कंजम्पशन। कंजम्पशन कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो पे 40 है, जीरो पे कंजम्पशन को हम लोग बनाएंगे, चलो माना लेते हैं हम लोग रेट से। जीरो पे कितना है कंजम्पशन, देखो जीरो पे कितना है 40 है, तो जीरो से तो नहीं जाएगा, कहाँ से जाएगा 40, यहाँ पे तो हम लोगों ने मान लिया क्या 20 मान लिया, तो 40 कहाँ पे होगा, लगभग यहाँ पर कहीं होगा, ठीक। तो कंजम्पशन जीरो पे कितना, अच्छा यहाँ पे हम लोग इनकम ले लें अगर, तो मान लो जीरो, यहाँ पे लिया 100, यहाँ पर लिया 200, यहाँ पर लिया 300, यहाँ पर लिया 400 और यहाँ पर लिया 500, तो 100 पे कितना 40, जीरो पे कितना 40, 100 पे कितना 120 कहाँ होगा, कुछ यहीं पर होगा, ठीक है। फिर 200 पे कितना 200 कहाँ, 200 तकरीबन यहीं पर कहीं आएगा, ठीक है। फिर 300 पे कितना 280, 300 कितना 280 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक। 400 पे कितना 360, 400 पे 360 और 500 कितना 440,
ये यहाँ पर, ठीक है। तो इसका कर बनेगा कैसे, ये जाएगा ठीक, ये क्या आपका कर बनेगा, किसका बना, ये आपका कंजम्पशन का, ठीक। अब इतनी मैंने टेढ़ा मेढ़ा बनाया है, आप लोग डायरेक्टली ऐसे लेना और सिंपल ये बना दोगे। मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया, नहीं सिंपल आपका कर कंजम्पशन कैसे बनता है, यूं ऊपर जाते हुए बनता है, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये किसका हो गया बेटा, आपका कंजम्पशन का कर्व हो गया, किसका हो गया, कंजम्पशन का कर्व हो गया। आई बात समझ में कि नहीं आई, उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी, ठीक। ऐसे ही बनाना कंजम्पशन कर्व, सिंपल ये और ये, बस ध्यान रखना यहाँ से नहीं बनता, ऊपर से बनता हमेशा, ठीक। चलो आगे क्या है, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड देखो 40 पे 60 बट सब में 20 ज्यादा है, 120 140 200 220 200 पे 80 पे 300, कितने का गैप है, 20 का। तो याद रखना एग्रीगेट डिमांड हमेशा बनेगा, बस यहीं से बनेगा, उसके जस्ट सीधे अपोजिट लाइन जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर से यहाँ पे इसको सी इधर कर लो, ये सी, तो ये जाएगी कहाँ से, यहाँ से जाएगी, मान लो 80 तो 60 यहाँ पे मान लेते हैं, सीधी लाइन जाएगी एडी की, ये क्या है बेटा आपका एग्रीगेट डिमांड। समझ में आई बात। तो एग्रीगेट डिमांड कैसे बनता है, हमेशा कंजम्पशन से ऊपर बनता है, इस चीज को ख्याल रखना। एडी हमेशा क्या रहेगा, कंजम्पशन से ऊपर ही बनेगा, कंजम्पशन उसके नीचे रहेगा, और जीरो से ना एडी स्टार्ट होगा ना ही कंजम्पशन जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक। और इन्वेस्टमेंट का पर सेव कर ऐसे बनता है, हमेशा हमेशा के लिए याद रखना। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि एडी कैसे बनता है, कंजम्पशन कैसे बनता है, इन्वेस्टमेंट बनता है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा। स्क्रीनशॉट लो, बताता हूं मैं आपको एग्रीगेट सप्लाई का पूरा रिप्रेजेंटेशन, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बच्चे चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब कि एग्रीगेट सप्लाई को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी देखो एग्रीगेट डिमांड तो आपको समझ में आ गया, अब एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं। तो वो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है इकोनॉमी में एक प्रोड्यूसर कितनी सप्लाई कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। सिंपल, अभी मैंने बताया था आपको शुरुआत में कि एक प्रोड्यूसर जितनी ज़्यादा सप्लाई करेगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, जितना ज़्यादा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा इतनी सप्लाई करेगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, इनकम होगी। और इनकम ही को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट इनकम को ही हम लोग एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। मैंने बताया था ना अभी कि एक सप्लाई है, सप्लाई कौन करता है भैया, प्रोड्यूसर करता है। कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। और जितनी प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, इनकम होगी। तो इनडायरेक्टली जितनी सप्लाई उतनी इनकम। तो एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग एग्रीगेट इनकम बोलते हैं, यानी कि नेशनल इनकम बोलते हैं। एग्रीगेट इनकम इज आल्सो नोन एज नेशनल इनकम। तो चाहे नेशनल इनकम लिखो चाहे एग्रीगेट इनकम लिखो, इतनी बात समझ में आ रही। तो जितनी इनकम होगी उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी, ठीक है, इक्वल, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट इनकम, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं एग्रीगेट सप्लाई के, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई याद रखना, यानी कि इनकम, तो कंजम्पशन प्लस सेविंग, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एस इक्वल टू सी प्लस एस। मतलब सर क्यों, देखो सप्लाई यानी कि एग्रीगेट सप्लाई आल्सो नोन एज क्या होती है, आपकी एग्रीगेट इनकम है, टोटल इनकम है। तो जितनी इनकम करते हैं उसमें हम लोग कुछ कंजम्पशन करते हैं, कुछ सेविंग करते हैं। भाई मान लो अगर मेरी सब इनकम 500 रुपये, एग्रीगेट सप्लाई यानी कि एग्रीगेट इनकम 500 रुपये है और कंजम्पशन मैंने 400 का किया, तो जाहिर सी बात है 100 रुपये मैंने क्या करे होंगे, बैंक में डाल दिए होंगे। अगर मेरी इनकम एग्रीगेट इनकम 1000 रुपये है तो मैंने 700 रुपये कंज्यूम किया, तो 300 रुपये मैंने क्या किए, सेव किए। यानी कि कंजम्पशन और सेविंग को जोड़ के ही जो आएगा वो क्या होगी, आपकी एग्रीगेट सप्लाई या फिर एग्रीगेट इनकम। समझ में आई बात, क्लियर है। चलो ठीक है, इसको रफ करूं तो कंपोनेंट समझ में आया, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, अगर इसका हमें रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो हमने एग्रीगेट सप्लाई कैसे बनाएंगे, तो चलो देखते हैं जल्दी से फटाफट, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, अभी तो इतना मैंने आपको बनाया था, ठीक है, आप लोगों ने देखा भी था, समझ में भी आया था। अब यहाँ से इसको मैं रफ करता हूँ, ये तो दोनों काम रहेगा, इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है। जानबूझ से मैंने रफ नहीं किया था ताकि आपको समझ में आए बात कि पहले से इतना बना ही हुआ है सेम, ठीक। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, नॉर्मली इनकम हम लोगों ने लिया, ठीक है, इतनी इनकम हुई पहले, इतनी इतनी इतनी, हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, एस इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, एग्रीगेट इनकम के बराबर होती है, ठीक है। अब ये इनकम है, ये क्या है बेटा आपका कंजम्पशन है, राइट। अब एक चीज समझना, यहां पर क्या होगा, ले लो अब एक सेविंग, क्यों, क्योंकि एस इक्वल टू हम लोगों ने क्या माना, सी प्लस एस, तो सी तो है ही एस, और सी प्लस एस को जोड़ के आएगा वो क्या होगा, एस, यानी कि सी प्लस एस को जोड़ के जो आएगा वो क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक। अब देखो इनकम थी, ले लिया,
कंजम्पशन वही रहेगा क्योंकि जीरो पे कुछ ना कुछ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। 100 पे इतना 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 इतना। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर क्या बेटा आपका एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सेविंग। यहाँ पर एस का मतलब क्या है, सेविंग। तो अगर मान लो आपकी इनकम जीरो थी, इनकम आपकी जीरो थी और सेविंग क्या थी आपकी उस टाइम, कंजम्पशन आपने 40 किया, तो सेविंग कितनी रही होगी, पहले में सेविंग जाहिर सी बात है कितनी रहेगी आपकी, जीरो रहेगी। कितनी रहेगी बताओ, अगर आपकी इनकम जीरो थी, कंजम्पशन आपका 40 था, तो सेविंग उस टाइम कितनी रहेगी, माइनस में रहेगी भाई साहब। क्यों रहेगी सर, क्योंकि देखो इनकम कुछ है नहीं, जीरो है, लेकिन आप कुछ खा पी तो रहे हो ना, कंजम्पशन कर रहे हो, तो कहाँ से खाओगे। अच्छा तो आपके पास पैसा नहीं है, इनकम आपकी जीरो है, पैसा वैसा कुछ है नहीं, सब कुछ खत्म है भाई साहब, तो सेविंग क्या करोगे, कुछ ना कुछ तो सेविंग करोगे, तो मतलब सॉरी, तो कंजम्पशन कहाँ से करोगे, अपने बचे हुए पैसे से तो करोगे। तो सेविंग से पैसा निकाल के खा रहे थे, तो जितना खाए सेविंग से निकाल के वो क्या हो गई, तो माइनस में ही तो जाएगी, इसलिए -40। ठीक, फिर इनकम 100 हुई, कंजम्पशन कितना है 120, तो अभी भी इनकम कम है, सेविंग ज़्यादा है, तो कहाँ से एक्स्ट्रा पैसा 20 रुपये कहाँ से ला रहे हो, सेविंग से ही तो ला रहे हो, तो इसलिए -20। अब इनकम जितनी उतना कंजम्पशन, तो सेविंग कितनी हो रही है, कुछ नहीं हो रही, जीरो। अब इनकम 300, कंजम्पशन 280, यानी कि सेविंग कितनी हो रही है, 20 की हो रही है। इनकम 400, ये कितना 40 की हो रही है। इनकम 500, कंजम्पशन 440, तो सेविंग कितने की हो रही है, 60 की हो रही। समझ में आई बात, सेविंग कैसे आई। ठीक है, चलो अब एएस कैसे निकलता है, दोनों को जाहिर सी बात है जोड़ से निकलता है। तो 40 कंजम्पशन ये कितना, तो एग्रीगेट सप्लाई कितना, जीरो। जब इनकम जीरो रहेगी तो सप्लाई कितनी रहेगी, जीरो रहेगी। और मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको कि एएस इक्वल टू क्या होता है, एएस इक्वल टू इनकम होता है। देखो वही सेम निकले, जो इधर होगा वही इधर भी निकल के आएगा, देखना अभी। अब देखो 120 - 20 कितना हो जाएगा, 100। 200 प्लस 0 200, ये कहाँ से निकल रहा है, ए इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस एस। 200 और 80 20 300, 360 और 40 कितना होगा बेटा, 400, 440 और 60 कितना होगा बेटा, 500। समझ में आ रही बात, ये क्या हो गया आपका एएस, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई। तो अब ये बताओ, इधर वाली लाइन और इधर वाली लाइन सेम नजर आ रही कि नहीं, 0 0, 100 100, 200 200, 300 300, 4 4 5 5, यानी कि इनकम इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, इसीलिए होता है बराबर। इसका कर्व कैसे बनेगा, और देखो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये बेटा आपका क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, सॉरी ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। रिप्रेजेंटेशन एएस कैसे बनता है, तो कंजम्पशन तो आप लोग देख के आए हो, कंजम्पशन हमेशा ऐसे यूं बनेगा, आपको ये क्या रहेगा, आपको सी रहेगा, याद रखना। कंजम्पशन तो आप लोगों ने सीख लिया है, बात अभी हमें क्या सीखनी है, मेन जो हमें सीखना है एएस का कर्व कैसे बनता है। तो एएस का कर्व याद रखना हमेशा बेटा 45 डिग्री के एंगल में बनता है, कितने के, 45 डिग्री के। अब आप चाहो तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पे लिखो 100 200 300 400 500 इनकम लिखो, फिर यहाँ पे सारी चीजें लिखो, फिर आपको ये ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन डायरेक्टली मैं आपको बता दूं, सिंपल यू लेना, और ये आपका हो गया किसका कर्व, एएस का, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू वाई इक्वल टू सी प्लस एस, सभी चीजें बराबर ही होती है। एग्रीगेट सप्लाई बोलो, चाहे वाई बोलो, चाहे सी बोलो, चाहे प्लस एस बोलो, ठीक है। तो ये क्या आपका एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, इस तरह से बनता है, 45 डिग्री के एंगल में बनता है, बीचों बीच से लेके जाना। अगर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो ये ना कहना सर आपने टेढ़ा बना दिया, अब क्या रफ करूँ, समझ में आ रहा है, बस सिंपल ये। और जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि जीरो रहता है शुरू में। समझ में आई बात, आई होप, आप उम्मीद करता हूं आपको एग्रीगेट सप्लाई तक समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लो, अब आपको बताता हूं जो आपकी बुक में है कंजम्पशन फंक्शन वो कैसे करना है, क्योंकि पहले वो था ना, आप लोग कंफ्यूज हो गए क्या है, तो इसलिए अब उसको भी बताऊंगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बताता हूँ। तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, या फिर कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। आपकी बुक में सेकेंड पेज में दे रखा था फ्रैंक, जो लोग फॉलो कर रहे हैं, बट अब आपको समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से कि मैंने पहले क्यों पढ़ाया एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। देखो प्रोपेंसिटी टू सेव या फिर कंजम्पशन फंक्शन, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। पेपर में ये लिख के है, जो ये लिख के है, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। अभी कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है, तो कंजम्पशन फंक्शन का मतलब ये है कि इसका रिलेशन इनकम से क्या होता है। इस कंजम्पशन फंक्शन का मतलब है कि इनकम से क्या रिलेशन होता है, मतलब अगर आप 100 रुपए कमाते हो, अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो उसमें कितना रुपए कंज्यूम करते हो, 100 रुपए कमाते हो, 60 खाते हो, तो कितना कंज्यूम करते हो, मतलब इनकम का क्या रिलेशन है, कितना कंज्यूम करते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन फंक्शन या फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है एबिलिटी,
मतलब जितनी इनकम है उसके हिसाब से कितना कंज्यूम करते हो। समझ में आ रही बात? जितनी इनकम है उसके हिसाब से कितना कंज्यूम करते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या फिर कंजम्पशन फंक्शन। यानी कि इसको लिखेंगे मैथमेटिकल टर्म्स में तो C इक्वल टू FY। वाई का मतलब होता है यहाँ पर बेटा इनकम और C का मतलब होता है बेटा कंजम्पशन। तो फंक्शनल रिलेशनशिप क्या होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कंजम्पशन फंक्शन या फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब ये कंजम्पशन फंक्शन क्या बताता है? कंजम्पशन फंक्शन आपके कंजम्पशन के बारे में बताता है, इनकम से क्या रिलेशन है। लेकिन सेविंग फंक्शन क्या है? आप देखो, सेविंग फंक्शन में मतलब कितना आप सेव करते हो, इनकम में आप कितना सेव कर रहे हो, क्या रिलेशन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेविंग फंक्शन। यानी कि S इक्वल टू सेविंग इक्वल टू फंक्शन रिलेशनशिप विद इनकम। मतलब सेविंग का क्या फंक्शन रिलेशन है इनकम से। मतलब 100 रुपए कमाते हो तो 100 रुपए भाई अगर टोटल आपका ये इनकम है या आपकी इनकम है तो उसमें कंजम्पशन अगर आप 70 का करते हो तो 30 आपकी क्या रहेगी बेटा? सेविंग रहेगी। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है कि नहीं? यानी कि 100 रुपए की इनकम है तो उसमें 70 आपका कंजम्पशन है, 30 क्या सेविंग है। तो सेविंग के बारे में जो बताता है वो कौन होता है? सेविंग फंक्शन। जबकि इनकम के बारे में जो होता है वो क्या होता है बेटा? आपका कंजम्पशन फंक्शन या फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या फिर प्रोपेंसिटी टू सेव। इसको लिखते हैं इस तरह से S इक्वल टू Y माइनस C। अगर सेविंग निकालना है तो इनकम कितनी है? 100, सेविंग कितनी है? 30। सेविंग में से इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दो, सॉरी इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दो, कितना है? 70। तो कितना आएगा बेटा? 30। तो सेविंग कितनी हो जाएगी? 30। कभी कोई पूछे इनकम कैसे निकालना है तो y इक्वल टू इसको इधर भेज दो, C प्लस S कर दो, ये भी निकल आएगा। अगर आपको C निकालना है बेटा इसमें से तो क्या करोगे? C को उधर भेज दो, पॉजिटिव हो जाएगा, y माइनस S कर दो तो भी निकल आएगा। तो ये एक से तीनों फॉर्मूले बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब तुमको दिखाता हूँ कि कर्व कैसे बनेगा भाई। ठीक है, इसको रफ करूँ? ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं C इक्वल टू फंक्शन रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक, अब ये चीज समझो, इसका कर्व कैसे बनता है, रिलेशन कैसे दिखाओगे इनकम का और कंजम्पशन का। तो एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं यहाँ पर हम लोग। मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया था। ये इनकम हो गया और ये आपका बेटा कंजम्पशन हो गया। ठीक, इनकम जब 0 रहती है तो कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन होता है ना, है ना। तो कितना मान लिया हम लोग, वही टेबल फॉलो करेंगे, 40। ठीक है, फिर इनकम कितनी हो गई? 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, तो इनका पहले कितना था भैया? इनका 40 था। 40 के बाद कितना हो गया? 120, फिर 200, 80 बढ़ा लो, 80। ठीक है, 40, 120, 200, 280, फिर 360 और फिर 440। ये क्या? वो कंजम्पशन। मतलब जब 0 पे जो कंजम्पशन करते हैं बेटा उसको क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्योंकि इनकम 0 है, कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन होगा, और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन ही बढ़ता है। तो इसका आप कैसे बनाओगे कर्व? और इनकम को हम लोग AS भी बोलते हैं, इनकम को हम लोग AS भी बोलते हैं, शुरू में मैंने बता दिया आप लोगों को। अब इसका कर्व कैसे बनाओगे आप लोग? ये हो गया। आपको फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर ये बताओ, पूरा दिख रहा है? ठीक है, चलो छोटा सा बनाते हैं। अब अगर इनकम का बनाना तो इनकम का क्या बनता है? 45 डिग्री के एंगल में। तो यहाँ से सीधा बना दो, ये क्या हो गया आपका? Y हो गया, या फिर आप इसको AS एग्रीगेट सप्लाई भी बोल सकते हो। ये इनकम हो गया। अब कंजम्पशन का कर्व कैसे बनता है? कंजम्पशन का कभी भी ओरिजिन पॉइंट से नहीं बनता है। ये क्या आपका? इनकम, ये क्या आपका? कंजम्पशन, और C भी है, और यहाँ पर आपने साथ ही साथ और क्या ले लिया? Y भी ले लिया। तो Y तो बन गया। C कैसे बनता है? हमेशा कंजम्पशन 40 यानी ऊपर से बनेगा, 0 से नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 0 इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है। तो यहाँ से लो और यहाँ से ऐसे यू बना देना। ये क्या हो गया आपको बेटा? कंजम्पशन का। समझ में आई बात कर? तो ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब ये चीज़ समझो, उसमें समझने वाली चीज़ क्या है। जिस पॉइंट पर ये कट होता है, जिस पॉइंट पर कंजम्पशन और इनकम कम होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। क्या है ये आपका? ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। आप पढ़ के आओ पूरे सेक्टर में, मतलब जितनी इनकम है उतना कंजम्पशन कर लिया। ये वाला पॉइंट, ये वाला इनकम कितनी है? 200, कंजम्पशन भी कितना कर लिया? 200। तो ये आपका क्या बेटा? ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर कि नहीं क्लियर? जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एक चीज समझो,
ये तो ठीक है, लेकिन ये वाले पॉइंट पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे पहले क्या हो रहा है, पेपर में आता कभी कि ब्रेक इवन पॉइंट से पहले क्या हो रहा है। तो देखो यहाँ पर कंजम्पशन ज़्यादा है, इनकम कम है। कौन से पॉइंट पर, लेट से बनाता हूँ, देखो ये वाले पॉइंट पर, देखो ये जो पॉइंट दिख रहा है इतना यहाँ तक, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर बेटा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपकी कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम क्या है, कम है। समझ में आ रही बात। इसको हम लोग बोलते हैं डिस सेविंग। क्या बोलते हैं, याद रखना, काम आएगा डिस सेविंग। और इस पॉइंट पर क्या हो रहा है बेटा, देखो इसकी ब्रेक इवन पॉइंट के आगे क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इनकम ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, इनकम ज़्यादा है, कंजम्पशन कम है, यानी कि पॉजिटिव सेविंग। क्या है ये, पॉजिटिव सेविंग। लिख लो यहाँ पे, पॉजिटिव सेविंग। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया कि नहीं। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो स्क्रीनशॉट। अब आओ जल्दी से सेविंग का भी देखते हैं भाई, सेविंग का कैसे बनता है। सेविंग में क्या होगा, फिर से एक टेबल बना लेते हैं हम लोग, छोटा छोटा बनाएंगे आपकी बात, ठीक है। ये आपका इनकम, ये आपका सी से कंजम्पशन, और सेविंग में एक चीज़ और बनेगा पॉइंट्स एस का, सेविंग का भी, ठीक है। क्योंकि इनकम और कंजम्पशन था यहाँ पे, तो इनकम कंजम्पशन रहेगा, साथ में सेविंग भी आएगा। तो इनकम हम लोग वही ले लेते हैं 100, 0, 100, 200, 300, 400 और 500। यही सेम उठा लो जितना लिखा था, 40, 120, 200, 280, 320 और 400। ये क्या होगा बेटा, कंजम्पशन। सेविंग क्या होगी, इनकम से कंजम्पशन माइनस करो, सेविंग निकल आएगा। तो 0, 40 यानी पे -40, -20, 0, 20, 200, 280, 300 यहाँ गलत जोड़ दिया, 360 होगा, ठीक है। 360, तो यहाँ पे कितना आएगा 40, और यहाँ पे गएगा तो कितना बचेगा 360, यहाँ पे 440 था, 460, ठीक है। ये क्या हो गया आपका सेविंग। क्लियर, तो टेबल आपकी बन गई, ठीक है। ये क्या है, अब इसका कर्व कैसे बनता है, याद रखना सेविंग का कर्व बेटा हमेशा नीचे से बनता है। ये आपको पहले हम लोग लेते हैं, ये आपका है ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। फ्रेम में पूरा आ रहा है कि नहीं, पहले मुझे बताओ। हाँ भाई आ रहा है। इधर आपको क्या रहेगा, नीचे साइड में इनकम रहेगा, इधर क्या रहेगा, कंजम्पशन रहेगा, इधर क्या रहेगा आपका सेविंग भी आपका रहेगा, ठीक है। अब इधर से आप दिखा देना। अब याद रखना सेविंग हमेशा कहाँ से जाता है बेटा, नीचे से, नेगेटिव से। क्यों, क्योंकि नेगेटिव में है, क्योंकि जब ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है तो वहाँ पर सेविंग हमारी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो नीचे से लेके जाओगे यहाँ से कहीं से, और यूँ जाएगा। ये क्या हो गया आपका सेविंग फंक्शन। एक सेकेंड, नीचे से, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपको बेटा क्या, सेविंग फंक्शन। समझ में बात, इस तरह से आपका बनेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें अब बताओ ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। जैसे यहाँ पर इनकम 0, कंजम्पशन 0, जब इनकम 0, कंजम्पशन 0 और सेविंग भी 0, जहाँ पर सेविंग आपकी 0 होगी वहाँ पर क्या होगा बेटा आपका ब्रेक इवन पॉइंट। क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। और इस पॉइंट पर क्या होगा आपका डिस सेविंग होगा, निगेटिव में है। और इस पॉइंट पर क्या होगा, सेविंग ज़्यादा है, वहाँ पर क्या होगा आपका, जब सेविंग आपकी ज़्यादा है, देखो वहाँ पर क्या होगा, इनकम ज़्यादा होगी, सेविंग ज़्यादा तो इनकम ज़्यादा होगी, सेविंग ज़्यादा इनकम ज़्यादा, यानी कि वो क्या होगा पॉजिटिव सेविंग होगा। तो इस पॉइंट पर आपका क्या होगा बेटा, पॉजिटिव सेविंग। और इस पॉइंट पर क्या होगा आपका डिस सेविंग। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको आगे समझाता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट, रफ करूँ भैया, रफ कर दूँ, चलो। अब इसमें एक चीज़ बनती है बेटा पेपर में, छोटा सा एपीसी। अब एपीसी क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। तो अगर आपने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देख लिया, तो एपीसी का मतलब उसका एवरेज निकाल लो, ठीक है, यानी कि कंजम्पशन फंक्शन का एवरेज। एपीसी क्या होता है, याद रखना हमेशा, एपीसी इक्वल टू होता है C/Y। इनकम से कंजम्पशन को जो डिवाइड करेंगे जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपीसी। और कभी कभी पूछ लेता है एमपीसी। तो एमपीसी क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि अगर एवरेज में चेंज हो रहा है तो उसके मार्जिन में कितने चेंज हो रहा है। समझ में आ रही बात, मार्जिन तो हमेशा पढ़ो, इसका होता है ΔC/ΔY। नॉर्मली हालांकि इसमें से आपका न्यूमेरिकल ही बनता है, ठीक है। सेविंग फंक्शन में आपका होता है एपीएस इक्वल टू होता है S/Y, और एमपीएस इक्वल टू होता है
डेल्टा एस अपॉन वाई, यानी कि इनकम और कंजम्पशन, सेविंग और इनकम में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज प्रोबेबिलिटी सेविंग, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब इसमें एक रिलेशनशिप अक्सर पूछ लेता है बच्चा आपसे पेपर में कि ये बताइए कि APC प्लस APS इज इक्वल टू 1 होता है। याद रखना APC प्लस APS इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो APC को हम लोग क्या लिखते हैं, C अपॉन वाई, और APS क्या होता है बेटा हमारा, S अपॉन वाई इज इक्वल टू 1। तो C अपॉन वाई ये हो जाएगा 1, तो अगर दोनों का LCM लोगे तो क्या आएगा, y। ठीक, और y को y से डिवाइड करेंगे y, यहाँ पे c, फ्रैक्शन तो आता ही होगा ना, y से y डिवाइड करेंगे y, यहाँ पे s इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या होगा c प्लस एस, और y को डिवाइड से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 1, यानी कि c प्लस इक्वल टू वाई, या फिर इसको आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो y इक्वल टू c प्लस एस। तो ये भी अक्सर पूछ लेता है, ये देगा तो ये कर देना, ये देगा तो ये कर देना। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आपको बताता हूँ मैं कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कैसे, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। तो बेटा चलो आगे बात करते हैं हम लोग और देखते हैं कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या है और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हो, बिजनेस में पैसा लगाते हैं। तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है बेटा जब इनकम बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होती है, बढ़ती है। जब इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। देखो बुकिश लैंग्वेज में क्या लिखा है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट दैट इन्वेस्टमेंट विच इज अंडरटेकन एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। तो जब इनकम लेवल ऑफ इनकम में चेंज होता है तो वहां पर क्या होता है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जहां पर इनकम के चेंज होने पर, कहां पर बेटा, इनकम के चेंज होने पर उसमें कोई चेंज ना हो। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, उसको वो क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। कैसे बनेगा इसका कर्व इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का, ये आपका ऐसे बनेगा, ये क्या आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये क्या आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ठीक, इसको, और यहाँ पर क्या होगा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में, ये हमेशा क्या रहेगी बेटा, एक्स वाई, ये आपका ऐसे बनता है। ये क्या होगी आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। कभी कभी 1 नंबर में 2 नंबर में आने के चांसेस रहते हैं, मोस्टली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पता होना चाहिए आपको, MCQ वगैरह में भी पूछ सकता है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको आगे बताता हूँ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट। और ये पेपर में आपको देखने को मिलने के पूरे चांसेस हैं। 95% उम्मीद है कि आएगा, 5% तो नहीं भी हो सकता है ना, इसलिए 95% आएगा। और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब ये है क्या भाई, तो इसमें आपको पता लगाना है कि हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कब होगी। ठीक है ना, मतलब सबसे बेस्ट कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। आप लोग ने माइक्रो इकोनॉमी में पढ़ा था इक्विलिब्रियम, जैसे ये आपका डिमांड होता था और ये सप्लाई, तो जिस पॉइंट पर कट करते थे वो क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये इक्विलिब्रियम प्राइस था, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी। ये आप लोग पढ़ के आए हो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, राइट। अब ये बोल रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम पोजीशन कब होगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होता है, माइक्रो में होता था ना, माइक्रो में तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होता है। तो पूरे नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में कब इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, तो वही हम लोगों को देखना है। इसको पता लगाने की 2 अप्रोच होती है। पहली बेटा AD एंड AS अप्रोच, और दूसरी बेटा सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो पहली कौन सी है, AD एंड AS। AD का मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और दूसरी है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो पहले हम लोग देखेंगे AD एंड AS अप्रोच। अब बताओ, तुमको मैंने रफली सिखाता हूँ फिर से एक बार, बढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले। देखो AD का कर्व कैसे बनता था, ऊपर से बनता है थोड़ा, नीचे से नहीं बनता। यहाँ से क्यों नहीं बनता है, उसका रीजन था, जल्दी से कमेंट सेक्शन बताओ क्या रीजन था, जल्दी बताओ। वहां पर ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ कंजम्पशन हम लोग हमेशा करते हैं। और AS का कैसे बनता है भाई, AS का हमेशा यहां से बनता है 45 डिग्री के एंगल में, राइट। और अगर कंजम्पशन बनाना है तो कंजम्पशन यहां से बनता है, राइट। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, ठीक है। तो अब कैसे पता करें इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी, तो ये हो गया आपका बेटा आपका एक्स एक्सिस, यहाँ पर लिखोगे आप लोग वाई एक्सिस, यहाँ पर लिखोगे ओरिजिन पॉइंट, यहाँ पर लिख देना इनकम एंड आउटपुट,
यहां पर लिख दो प्लांट कंजम्पशन, क्या लिखोगे बेटा, प्लांट कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर, यही है प्लांट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्लांट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक, ये लिख देना, मतलब जो कितना कंजम्पशन कर रहे हो कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, राइट। अब एक चीज समझो, तो आपको क्या पता लगाना, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो आप लोगों को कौन सी अप्रोच है, पहली एडी एंड एएस अप्रोच, कौन सी कर रहे हैं बेटा हम लोग, एडी एंड एएस अप्रोच। तो इसमें पहले आप मुझे ये बताओ कि एएस का कर्व कैसे बनता है, अभी मैंने बताया ऐसे बनता है, राइट। तो यहां से बना लो सीधा 45 डिग्री एंगल में, आप लोग बढ़िया स्केल से नाप के बनाना। ये हो गया आपका एएस, और एएस को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई भी बोलते हैं। फ्रेम में है पूरा कि नहीं है, ठीक है। इसको 45 डिग्री के एंगल में अच्छे से नाप आपके बना लेना भाई, ठीक है। बाद में ना कहना सर आपने गलत कर दिया, एडी एस है, ये वाई भी है, इसको सी प्लस एस भी बोलते हैं, जो भी आप बोल सकते हो आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब यहां से तो ये एस हो गया, एडी का कैसे कर बनता है, हमेशा ऊपर से बनता है कुछ, ठीक, यहां से बनेगा और ये जाएगा, ये क्या बेटा आपका एडी, एडी को हम लोग लिख सकते हैं सी प्लस आई बी, राइट। ये हो गया एग्रीगेट डिमांड। और जिस पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई टच कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन। समझ भाई बात, यहां पर लिख लो क्यू, लिख लो कितना लिख, Y2 इनकम लिया ना, तो इसको लिख लो Y लिख लो, ठीक है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से निकलता है हमारी क्या, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब एक चीज समझना बात को, ये तो समझ में आ गया। अब जो ये वाला एरिया है, ये वाला, ये क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर आप देखो तो बेटा आपको देखिएगा कि यहां पर डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट यहां पर सप्लाई क्या बेटा कम है, ठीक। इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, यहां पर देखो, इस पॉइंट पे जब निकलोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई है ज़्यादा है और एग्रीगेट डिमांड क्या बेटा कम है। समझ में आ रही बात। तो इस कंडीशन पर क्या होगा, तो याद रखना इस पॉइंट पर तो इक्विलिब्रियम, हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे बेटा, एक दो अलग अलग लाइन बना लो, यहाँ से एक आगे से बना लो और एक इसके पीछे से बना लो, ठीक है। अब इसको नाम दिया है y, तो इसको नाम दे दो y0 दे दो, इसको y1 दे दो और इसको y2 दे दो। कोई परेशानी नहीं आता, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपकी, देखो इनकम इक्विलिब्रियम तो यहाँ पर है OY0 पर, ये ओरिजिन पॉइंट है, तो OY0 पर हमारा क्या इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे। तो इसको आप एक्सप्लेन भी करोगे, लिखोगे एट OY0 इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, ऐसा लिख देना एक्सप्लेन करके। एट OY0 वी कैन सी दैट AD एंड AS आर बोथ आर कटिंग टू ईच अदर, देन दैट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम। समझ में आई बात। बट एट OY1 पर क्या हो रहा है, OY1 पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिमांड आपकी ज्यादा है, डिमांड आपकी ज्यादा है, सप्लाई क्या है, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर क्या करना चाहिए, शुड मोर प्रोड्यूस, प्रोड्यूसर क्या करना चाहिए, ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए इस पॉइंट पर। कब, एट OY1 पर, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रहा हूँ, टाइम जाएगा ज़्यादा, आप नोट जाके ऐप से डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में वहां पे सब आपको मिल जाए, ठीक। और एट OY2 पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम, सप्लाई जब ज़्यादा डिमांड कम है तो प्रोड्यूसर क्या करना चाहिए, आप इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कट कर देना चाहिए। कट कर देना चाहिए मतलब क्या है, प्रोडक्शन कम कर देना चाहिए, प्रोड्यूसर शुड प्रोड्यूस लेस, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो ये हो गया आपका क्या, AD एंड AS अप्रोच से। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आया होगा, इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा डिटेल में, नहीं बाकी आप ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको आगे बता दो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो चलो जल्दी से अब देखते हैं कि सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या होती है, ठीक है। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच मतलब देखो, अभी आपने AD एंड AS अप्रोच देखा, अब हम लोग देखेंगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पता लगाना होगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कब होगी, ठीक है। तो देखो आप लोग क्या करोगे, बना लो यहाँ पर x एक्सिस और यहाँ कर लो y एक्सिस, यहाँ पर लिख लो भाई इनकम और आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा आपका ओरिजिन पॉइंट, और यहाँ पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे डिजायर्ड सेविंग इन्वेस्टमेंट। क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर, डिजायर्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। अब देखो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच यानी कि S=I होता है, पता कि नहीं पता। जब इक्विलिब्रियम कब होगा, जब S=I होगा, यानी जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी तो वो क्या होगी, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, ठीक।
तो यहाँ से बना लो, ये क्या हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा भी है। इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या मानते हैं, ऑटोनॉमस मानते हैं, नहीं सेम मानना है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट सेम है। अब यहाँ से एस कैसे जाएगा, ठीक है, तो एक निगेटिव रहता है, सेविंग शुरू में 0 रहती है, निगेटिव रहती है, क्यों रहती है, बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो यहाँ से जाएगा, रुको एक मिनट, ठीक है, यहाँ से जाएगा, नीचे से ले जाओगे, ये क्या है बेटा आपका सेविंग का है। किसका है बेटा, ये आपका सेविंग का है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया। अब जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो तो आपको दिखेगा S=I है, और जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होगी तो वो क्या होगा बेटा आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। समझ में आई बात, क्लियर है। अब इसके आगे से 2 लाइन बना दो, एक यहाँ पर बना लो और एक इसके पीछे बना लो, चलो ठीक है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, स्क्रीन में पूरा है कि नहीं है, हाँ ठीक है। अब एक चीज समझो, यहाँ पर क्या होता है, देखो ये तो इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर सेविंग इन्वेस्टमेंट क्या है बराबर है। अब सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है तो वहाँ पर क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर जब देखोगे आप तो यहाँ से, तो यहाँ पर सेविंग ज़्यादा है बच्चा, क्या है बेटा सेविंग ज़्यादा। देखो इस पॉइंट पर इन्वेस्टमेंट नीचे है, सेविंग ऊपर है, यानी सेविंग ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट क्या है कम है। तो लो इसका मतलब क्या है बताता हूँ भी। और इस पॉइंट पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और सेविंग क्या है कम है, ठीक। तो अब इसमें आपको बता, इसको नाम दे दो, यहाँ पे y दे दो, यहाँ y1 दे दो, ये y0 दे दो, ये y2 दे दो, कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है। अब ये समझो, तो आप यहाँ बताओगे एट OY0 वहाँ पर क्या है इकोनॉमी इज इक्विलिब्रियम बिकॉज S=I। एट OY0 इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, राइट। एट OY1 पे क्या हो रहा है भाई, OY1 पे यहाँ पे देखो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सेविंग कम है। इसका मतलब क्या है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं यानी कि डिमांड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो डिमांड करेंगे। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्या कंडीशन रहेगी आपकी, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम रहेगी। जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पर क्या रहेगी, AD ज़्यादा रहेगा और सप्लाई क्या रहेगी कम रहेगी, राइट। लिख के आना AD ग्रेटर देन AS। लेकिन एट OY2 पर क्या हो रहा है, ये वाले पॉइंट पर सेविंग ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। और सेविंग ज़्यादा यानी कि लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, सप्लाई ज़्यादा हो रही है और डिमांड कम हो रही है। तो वहाँ पर क्या रहेगा AS ग्रेटर देन AD। समझ में आई बात की नहीं। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन कम करना चाहिए, यहाँ पर प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहिए इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। आई होप आपकी दोनों अप्रोच समझ में आई होगी। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर देखते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और आपका थ्योरी ऑफ इनकम वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर एम्प्लॉयमेंट वाला बचा है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या नाम बेटा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है और लास्ट ईयर पेपर में 4 मार्क्स का आया था। तो ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। आप लोगों ने अगर बैंकिंग चैप्टर में क्रेडिट क्रिएशन पढ़ा है तो लगभग वैसा ही है, पर थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। चलो और देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है। देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए कि अगर किसी इकोनॉमी में कहीं पर भी किसी शहर में, किसी देश में अगर कुछ पैसे लगाए जाए, इन्वेस्टमेंट की जाए, क्या की जाए बेटा, इन्वेस्टमेंट की जाए, तो लोगों की इनकम क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, इनकम बढ़ती है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितने गुना बढ़ती है, समझ में आई बात। अगर कहीं पर पैसा लगाया जाएगा तो वहां पर इनकम भी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट कितनी होगी वो कैसे मालूम चलता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से। तो मीनिंग में क्या लिखा है, द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिफाइंड एज द मल्टीपल अमाउंट, ठीक है, बाय विच इनकम इंक्रीजेस। क्या होगा बेटा, इनकम इंक्रीज होगी एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हो, मान लो गवर्नमेंट ने हमारे शहर से, मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ पैसे लगाए ताकि अब ये क्या कर रहे हैं, इसको स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इसको एक बेहतर से बेहतर शहर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पैसे लगाए। अब गवर्नमेंट जब पैसा लगाएगी तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगी, तो यहाँ पर लोगों के पास कुछ इनकम आएगी। तो वो कितना बनाएंगे उसी के बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। तो कैसे समझते हैं, उसके लिए हम लोग बनाते हैं एक टेबल, और ये टेबल आपको पेपर में बनानी पड़ेगी।
इसमें प्रोसेस ऑफ इनकम प्रोपेगेशन या प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी लिख सकते हो, ये टेबल बनाओगे। ठीक है, अब इसमें लिखोगे क्या बेटा, सबसे पहले टेबल से पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन करना रहेगा, पूरा समझना रहेगा कैसे करना, और दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो, राउंड डेल्टा आई यानी कि इनकम में चेंज, इनकम में चेंज, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में चेंज, और डेल्टा सी मतलब कंजम्पशन में चेंज होगा, और डेल्टा वाई मतलब क्या होगा, इनकम में चेंज होगा। ठीक है, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, सी मतलब कंजम्पशन, वाई मतलब क्या होता है, इनकम। ठीक, तो अब ये समझो राउंड 1 में, इसके लिए आप एक एमपीसी ले लेना शुरू में ही। क्या ले लोगे बेटा, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम, मतलब जितनी भी इनकम आएगी उसमें कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करोगे ना। तो हम लोग लेते हैं 0.8। क्या लेते हैं बेटा, 0.8। बुक में आपको 0.8 लिया, इसलिए मैंने ले लिया, आप 0.5 भी ले सकते हो। पूरा टेबल देखो, समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। नॉर्मली इसका मतलब है कंजम्पशन। अब मान लो किसी इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने कह लो या किसी ने बोल लो 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। क्या कर दिया बेटा, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया, राइट। अब जब 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, अभी मान लो किया, तो किसी ना किसी की क्या होगी बेटा, इनकम बढ़ेगी, जनरेट होगी कि नहीं होगी। अगर कॉमन सेंस की बात है, अगर 100 करोड़ लगाते हो भाई, अगर कोई 100 करोड़ लगाएगा तो ये पैसा किसी न किसी के पास तो आएगा ना, चाहे वो ईंटे वाले हो, बालू वाले हो, सरिया वाले हो, मोबाइल वाले हो, मतलब इंडस्ट्री हो, प्राइमरी सेक्टर हो, किसी न किसी पास तो पैसा वो आएगा ही आएगा ना। इनडायरेक्टली वो क्या हो रही है, इनकम ही तो जनरेट हो रही है। तो 100 करोड़ रुपए लगाया तो 100 करोड़ क्या होगी, इनकम होगी। ठीक, अब क्या होगा, इसको लिखते चलना, राउंड 2। अब ये बताओ, जब किसी के पास 100 करोड़ आएगा या 100 रुपए भी आएगा आपके पास आएगा, तो आप क्या करोगे, उसको अपने जमीन के अंदर गाड़ तो दोगे नहीं, क्या करोगे, उसको निकालोगे, कहीं ना कहीं खर्च करोगे। क्या करोगे बेटा, खर्च करोगे। तो अब जब खर्च करोगे तो क्या पूरे पैसे खर्च करोगे कि कुछ बचा के रखोगे, राइट। कुछ तो मतलब बचा के रखने मतलब कुछ ना कुछ क्या करोगे, कंजम्पशन करोगे। क्या करोगे, कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन करोगे ही करोगे। तो मान लो अगर आपके पास 100 करोड़ रुपया आया, तो यही है 0.8, तो 0.8 यानी कि 80% आप क्या करोगे, कंजम्पशन करोगे, राइट। तो अब बताओ, जब आपने कंजम्पशन किया, कितना कंजम्पशन किया, 80%। कितना किया बेटा, 80। ठीक है, कितना कंजम्पशन किया बेटा, 80 कंजम्पशन किया। तो जाहिर सी बात है 20 क्या की होगी, सेविंग करी होगी। सेविंग का कॉलम नहीं बना है, आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, आपकी बुक में भी दे दिया है। 20 सेविंग में चला जाएगा। ठीक है, सेविंग में चेंज कितना होगा, 20 सेविंग हो जाएगी। आप चाहो तो इसको नोट करो, नहीं तो नोट ना भी करो, कोई दिक्कत नहीं, बट पहले समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक, तो जाहिर सी बात है जब किसी की इनकम होती है तो कुछ ना कुछ क्या करता है बेटा, कंजम्पशन करता है। और कंजम्पशन 80 कैसे है, क्योंकि हम लोगों ने एमपीसी 0.8 माना है। अगर आप एमपीसी 0.5 मानोगे तो यहाँ पर 50 आएगा, 50 सेविंग आएगी। आप 0.8 मानोगे, 0.9 मानोगे तो यहाँ पर 90% और सेविंग 10 आएगी। तो डिपेंड करता है कि आप इनकम में कितना कंजम्पशन कर रहे हो। तो हम लोगों ने 0.8 माना है, आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, अब एक चीज समझो, इस बात को समझना, अगर कोई भी इंसान कंजम्पशन कर रहा, ठीक है, तो कंजम्पशन करेगा तो जाहिर सी बात है वो भी तो कुछ ना कुछ खर्चा करेगा ना। भाई मान लो अगर 100 की इनकम थी, 80 कंजम्पशन किया, मैंने कंजम्पशन में मोबाइल खरीदा, खाया पिया, कुछ भी किया, तो जाहिर सी बात है उससे किसी और की इनकम होगी कि नहीं होगी। भाई मान लो मेरे पास अभी जेब में कुछ पैसे हैं कि नहीं है, जेब में है ही नहीं, मान लो 100 रुपए है, तो मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 100 रुपए की चाट चाउमीन खा ली, तो मैंने तो कंजम्पशन कर लिया 100 रुपए का, लेकिन वो पैसे किसी और के पास गए कि नहीं गए, तो उनकी इनकम हुई कि नहीं हुई, चाट वाले की इनकम हुई, फिर उसने वो किसी और को दे दिया, फिर उसने किसी और को दे दिया। कुछ बात समझ में आ रही है। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, दूसरे की इनकम हो रही है। तो जो पैसा यहाँ पर आया वो वापस से कहाँ गया, किसी और की इनकम हो गई, राइट, हाँ कि ना। ठीक है, ठीक है, अब एक चीज समझो, तो जब ये प्रोसेस यहाँ तक गया, अब यही क्या होगा, फिर किसी की इनकम हुई, तो फिर इनकम हुई तो फिर किसी ने इसमें से कुछ ना कुछ क्या करेंगे, वो कंज्यूम करेंगे। और जब कंज्यूम करेंगे थर्ड राउंड में 80 का 0.8 निकालो, कितना आएगा, 80 का 0.8 निकालोगे बेटा 64 आएगा। साइलेंट कॉल भी अभी आनी रहती है। ठीक है, 64 आएगा। अगर 64 आएगा तो वापस से किसी और की क्या होगी बेटा, इनकम होगी कि नहीं होगी, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, चौथे राउंड में फिर ये कंजम्पशन करेगा। अब 64 का 0.8 निकालोगे तो कितना आएगा, 51.2 आएगा। कितना आएगा बेटा, 51.2 आएगा। और यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर सेविंग लिख लो। 80 64 माइनस करो, कितना आएगा 16, फिर 60 और
64 में 51.2 माइनस कर दो, जितना है वो यहाँ पर लिख देना। अब लिखने का मूड नहीं, माइनस कर लेना यहाँ, इससे इसको माइनस करके जो यहाँ पर लिख लेना वो आपकी सेविंग होगी, राइट। तो सेविंग का ये काम होता है, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, ये प्रोसेस फिर चलेगा, फिर 51.2 आएगा, 51.2 का 0.8% निकाल लेना, जितना आएगा फिर यहाँ पर लिख देना, फिर ऐसे चलता रहेगा। और ये टेबल कब तक चलती रहेगी, मुद्दा ये है कब तक चलती रहेगी। तो ये टेबल कब तक चलेगी, इसको कैसे पता लगाएंगे भाई, समझना बात को। ये डिपेंड करता है आपके एमपीसी के ऊपर। एमपीसी आपने कितना माना 0.8, तो के निकालने का 3 फॉर्मूले होते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। एक होता है 1/1 माइनस एमपीसी, और एक होता है 1/1 एमपीएस। फिलहाल आपको एमपीसी पता है तो आप यहाँ पर पुट करो 1/1 माइनस 0.8, तो 1/1 में से 0.8 जाए कितना बचेगा 0.2, यहाँ से पॉइंट कितना हो गया 10, डिवाइड करो कितना आएगा 5। तो के का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कितने गुना, तो कितने गुना पैसा बनेगा। अगर कोई इंसान 100 करोड़ रुपए लगाता है और एमपीसी 0.8 है तो कितने गुना पैसा बना लेगा, 5 टाइम्स बना लेगा। कितने टाइम्स बना लेगा बेटा, 5 टाइम्स बना लेगा। तो जब ये अगर आप 100 करोड़ लगाते हो तो इनकम जब तक आपकी 500 करोड़ नहीं हो जाएगी तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। समझ में आ रही बात। और 500 में 100 माइनस कर दो तो कंजम्पशन कितना आ जाएगा 400 करोड़। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। अगर मान लो पेपर में एमपीसी 0.8 ना होके, मतलब उन्होंने ही दे दिया 0.5 दे दिया, तो तब क्या होगा, तो यहाँ पर 0.5 होगा, 0.5 होगा तो यहाँ पर 0.5 होगा, पॉइंट रहेगा 0 बड़ा होगा, कितना आएगा 2 टाइम्स। तब ये प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पर 200 करोड़ आएगा, यहाँ पर 201 माइनस करो, यहाँ पे 100 करोड़ आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये प्रोसीजर जो है तब तक चलता रहेगा बेटा जब तक जितने टाइम्स आपका पैसा के बन ना रहा हो। तो ये आपको शुरू में ही मालूम चलेगा, जितना आप एमपीसी मांगते हो उसी के हिसाब से यहाँ पे निकाल लो, उतने ही इनकम की उतने गुना इनकम बढ़ती है। समझ में आई बात। उतने ही इन्वेस्टमेंट की उतने गुना उतने टाइम्स इनकम बनती है। तो ये प्रोसीजर आपको पूरा पेपर में टेबल बना दिखाना पड़ेगा। अब इसको आप एक्सप्लेन करोगे इन द फर्स्ट राउंड, investment by 1000 rupees and at a particular time minimum income is 100 crore, okay, but at the second round a person is consume 80% and saving is 20%, and the same process will be continue because a person consumption एक इंसान का consumption, the second person is income। तो एक इंसान का consumption second person की क्या होती है, इनकम होती है। समझ में आई बात। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा तब तक जितने टाइम्स के आपका है उतना टाइम ये पैसा बनाने ले, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से और चैप्टर को एंड की ओर लेके जाते हैं। हाँ तो बच्चे चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है, अब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है बेटा। फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है, क्या होती है बेटा, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर लोगों के पास जॉब है, लोग काम कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट। बुकिश लैंग्वेज में सुन लो, फुल एम्प्लॉयमेंट में बी डिफाइंड एज द सिचुएशन व्हेन ऑल दोस पर्सन हु आर विलिंग टू वर्क, मतलब ऐसे लोग जिनका इच्छा है काम करने की, एट द प्रीविलिंग वेजेस रेट आर गेटिंग वर्क एंड आर इन फैक्ट एम्प्लॉयड, और वो क्या है, एम्प्लॉयड है, जो काम जो उनकी इच्छा है उस पर उनको काम मिला है, वो काम कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, फुल एम्प्लॉयमेंट। सिंपल सी चीज़ है, मीनिंग इसकी कभी एक आध नंबर में आ सकती है। ठीक है, आगे है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब पहले क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जो बेरोजगार है, जिसके पास काम नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, अब वॉलंटरी का मतलब होता है इच्छा से है, मतलब अनएम्प्लॉयड है बट वो काम करना नहीं चाहता इसलिए वो अनएम्प्लॉयड है। नौकरी बहुत है, वो करना ही नहीं चाह रहा, जॉब मिल रही है वो करने में इच्छुक ही नहीं है, डिजायर ही नहीं है, उसको बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और इनवॉलंटरी का मतलब होता है ढूंढ रहे हैं लेकिन काम मिल नहीं रहा है। ठीक है, ढूंढ रहे हैं लेकिन काम इकोनॉमी में मिल नहीं रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अपनी इच्छा से नहीं बेचारा, समझ में आ रही बात, ढूंढ रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है। क्लियर है। तो इसकी तीनों की मीनिंग बुक में लिखिए, नोट्स में लिखिए, ताकि डाउनलोड कर लो, ऐप से मिल जाएगा। ठीक है, और चलो अब देखते हैं जो मेन टॉपिक है हमारा वो इस चैप्टर में। सबसे पहला जो टॉपिक है बेटा वो है एक्सेस डिमांड। क्या है बेटा, एक्सेस डिमांड। अब ये एक्सेस डिमांड होता क्या है भाई, होता क्या है, चलो और देखते हैं। ठीक है, एक्सेस डिमांड का मतलब नॉर्मली समझो डिमांड बढ़ गई, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस डिमांड। अब यहाँ पे जब कर्व के साथ समझेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अब ये सब क्या लिखा है इसके बारे में सोचो, मैं समझाऊंगा। ठीक, फिलहाल देखो ये आपका एक्स एक्सिस, ये है बेटा आपका वाई एक्सिस। फ्रेम में पूरा है कि नहीं पहले मुझे ये बताओ।
है, पूरा है, थोड़ा सा नहीं है, तो अब हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो नीचे की साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लो बेटा इनकम, और यहाँ पर क्या लिख लो ओरिजिन पॉइंट, और यहाँ पर एडीएस होगा डिजायर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। यहाँ पर क्या लिख लो डिजायर्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, इसका मतलब वही है एडी। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कब होती है। तो पहले आप यहां से बना लो पहले एक इनकम, ये क्या बेटा आपका इनकम यानी कि वाई, या फिर इसका आपका हो गया एएस। राइट, कोई परेशानी यहां तक नहीं है। ठीक है, अब आपको बनाना है एडी। क्या बनाना है आपको, एडी। तो पहले क्या था बेटा, आपकी डिमांड ये थी, इसको बोलते हैं हम लोग एडी जीरो। क्या है बेटा ये एडी जीरो। मेरे तो आपने एडी पढ़ा था सर, ये एडी जीरो कहाँ से आ गया सर बता दीजिए। अब दिमाग में आपके ये आ रहा होगा, तो उसके लिए बेटा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एडी जीरो आ गया है तभी समझाता हूँ। अभी मान लो थोड़ी है एडी जीरो, जिस पॉइंट पर दोनों कट हो रहे थे वो क्या था बेटा आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन। जिस पॉइंट पर दोनों कट हो रहे थे डिमांड और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, डिमांड आपकी बढ़ गई। क्या हो गई बेटा आपकी डिमांड आपकी बढ़ गई और यहां से यहां चली गई। ये क्या हो गया बेटा आपका AD1। क्या हो गया बेटा आपका AD1। क्या हो गया ये AD1। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, क्लियर है, कोई परेशानी तो नहीं यहाँ तक नहीं है। तो अब ये बताओ पहले इक्विलिब्रियम कहाँ पर था, यहाँ पर था। अब डिमांड कहाँ से कहाँ चली गई, यहाँ से यहाँ चलेगी, बढ़ गई। समझ में आ रही बात। तो ये जो बढ़ गई है ना, ये इतना हिस्सा जो बढ़ गया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा एक्सेस डिमांड। क्या बोलते हैं बेटा एक्सेस डिमांड, या फिर आप इसको बोल सकते हो इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। क्या करना है देखो, एक शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ पे देखो, नॉर्मली आपने क्या किया, यहाँ से लिया, ये आपका हो गया एएस। राइट, यहाँ से आपको क्या गया एडी जीरो पहले से था, फिर यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम था, फिर ये AD1 हो गया। तो डिमांड आपकी यहाँ से यहाँ चली गई। समझ में आ रही बात। जब ऊपर की तरफ चली गई तो इक्विलिब्रियम आपको कहाँ चला गया, ऊपर शिफ्ट हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप या फिर एक्सेस डिमांड। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, रफली मैंने आपके लिए बनाया था। ठीक है, चलो अब ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब एक चीज़ बताओ, इसको ये तो कर्व समझ में आ गया कि नहीं आया। ठीक है, इसका भी हम लोग देखेंगे कि कारण क्या है, क्यों होती है, कॉजेस क्या क्या है इसका। फिर इसका हम लोग देखेंगे कॉजेस के साथ साथ हम लोग देखेंगे क्या इसका मेजर्स, कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं। तो आप कॉजेस देख ही लेते, इसको मैं रफ कर दूं। ठीक है, फिर हम लोग इसके बाद देखेंगे डिफिशिएंट डिमांड क्या होता है। पहले को देख लेते हैं हम लोग एक्सेस डिमांड के कॉजेस। क्या देखेंगे बेटा कॉजेस, कारण क्या है, ये एक्सेस डिमांड जो हुआ है इसके कारण क्या है भाई। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसके रीजन क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, एक सेकेंड बस, हो क्यों रहा है भाई। नंबर 1 खुद समझो क्यों होगा। डिमांड लोग क्यों बढ़ाते हैं, प्राइवेट पीपल उनकी इनकम बढ़ गई, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए, मतलब लोग पैसा ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया तो लोग खर्चा कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं, कॉमन सेंस की बात है। और देखते क्या क्या है, इंक्रीज इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पहला कारण क्या है, इंक्रीज इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन यानी कि हाउस होल्ड पीपल जो है उनके पास पैसे बढ़ गए। दूसरा कारण क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ गया भाई। ठीक है, नंबर 3 इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, गवर्नमेंट स्मार्ट सिटी बनवा रही है तो भाई ये बढ़ गया है। तो ये सब कारण है भाई। चौथा कारण क्या है, एक्सपोर्ट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। लोग ज्यादा कर रहे होंगे तो पैसा ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, सब कारण है। ठीक है भाई। इंक्रीज इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब ये होता है कि मार्केट में उधार के पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, लोन सस्ता मिल रहा है। लोन सस्ता मिल रहा है तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक्सेस डिमांड। क्यों, क्योंकि लोन सस्ता है, मनी सप्लाई ज्यादा है तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। क्यों, क्योंकि उनके पास पैसे हैं। तो अब हमें रोकना होगा। मेजर्स, अगला टॉपिक क्या है, ये तो कारण है, तो क्या क्या मेजर्स ले। अगला टॉपिक क्या हमारा, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, टू करेक्ट
ऐसा क्या करें कि एक्सेस डिमांड रास्ते में आ जाए भाई, क्या करें बताओ। तो उसमें दो तरीका है, एक फिस्कल पॉलिसी, एक मॉनेटरी पॉलिसी जो अपनाती है। पहले तो आपको समझ में आया क्या कारण है एक्सेस डिमांड होने के, अब उसको ठीक कैसे करेंगे। ठीक करने का सिंपल सा तरीका है, दो तरीका है, एक फिस्कल पॉलिसी, एक मॉनेटरी पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट अपनाती है। तो पहला बेटा टैक्सेशन, क्या है बेटा टैक्सेशन। तो अब यहाँ पर पहले मतलब समझ लो, यहाँ पर क्या हुआ है, डिमांड बढ़ी है, यानी कि लोगों के पास पैसा ज्यादा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है। अब जब लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो उसको कैसे कम करें, समझ में मुद्दा क्या है। सही तभी हो जब लोगों के पास से पैसा कम करे। तो पहला तरीका टैक्सेशन, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी, जब टैक्स बढ़ा देगी लोगों का पैसा अपने आप कम हो जाएगा और डिमांड करना वो कम कर देंगे। नंबर 2 पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही थी, रोड बनवा रही थी, ब्रिज बनवा रही थी, पुल बनवा रही थी, तो लोगों के पास नौकरी ज़्यादा हो रही थी, जब पैसे ज़्यादा आ रहे थे भाई, जॉब मिल रही थी, पैसे ज़्यादा आ रहे थे तो डिमांड ज़्यादा कर रहे थे, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी। पब्लिक बोरिंग, मार्केट से पैसा लेगी, मतलब इंक्रीज करेगी, मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों से पैसा ले लेगी, बोलेगी भाई आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दीजिए गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट हर आदमी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है गवर्नमेंट की पॉलिसी में, तो जब लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अपने आप पैसा कम हो जाएगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग, नई नोट करेंसी छापना कम कर देगी, वहां पर भी फायदा है, ठीक। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है, बैंक रेट बढ़ा देगी, यानी कि लोन महंगा मिलने लगेगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि अपनी सिक्योरिटी बेच देगी तो लोग सिक्योरिटी खरीद लेंगे तो पैसा खत्म हो जाएगा लोगों के पास। CRR, इसको डिटेल में मैंने बैंकिंग चैप्टर पढ़ाया, आप जब बैंकिंग पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, खाली इतना कर दो, बढ़ाना घटाना समझ लो। CRR इसको इंक्रीज कर देगी, CRR, ठीक है। इंक्रीजिंग इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स इंक्रीज कर देगी, इम्पोर्ट ज़्यादा कर देगी, तो इम्पोर्ट ज़्यादा करेगी तो वहाँ पर क्या होगा, पैसा खर्चा होगा, ठीक है। इम्पोर्ट बढ़ा देगी, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट अपनाएगी कब, आपका जब क्या होगा बेटा, एक्सेस डिमांड को करेक्ट करना होगा। आई होप आपको क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब देखो बेटा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, वो है आपका डिफिशिएंट डिमांड। क्या है बेटा, डिफिशिएंट डिमांड। इसका उल्टा है, बहुत इजी है, जल्दी से बताता हूं। देखो यहां पर क्या होगा, डिफिशिएंट डिमांड में क्या होगा, पहले तो आप यहां से एक बना लो, ये हो गया आपका y यानी कि AS, राइट। ये क्या है हमारा टॉपिक, क्या है, एक्सेस को कर लो डिफिशिएंट डिमांड। डिफिशिएंट का मतलब होता है जब घाटा हो जाए, क्या हो जाए बेटा, जब घाटा हो जाए। पूरा फ्रेम में है कि नहीं है भाई, हाँ ठीक है। अब डिफिशिएंट डिमांड में होगा क्या, पहले चीज समझना, यहां पर क्या हुआ, पहले आपको ये AD0 था, पहले आपको ये AD0 था, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट था, राइट। अब क्या हुआ, डिमांड यहां से नीचे आ गई, अब AD1 हो गया, तो यहां से जब यहां पर आ गए, ये जो नीचे आ गए, इस पॉइंट पर आ गए, यहां पर जो आ गए, तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, डिफिशिएंट डिमांड हो रहा है। डिफ्लेशनरी गैप भी बोल सकते हो उसको आप, डिफ्लेशनरी गैप, या फिर इसको आप लोग बोल सकते हो डिफिशिएंट डिमांड। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आ रही बात, इसको हम लोग बोलते हैं। अब इसके कारण क्या है, कॉजेस ऑफ एक्सेस डिमांड, यहाँ पे लिख लो कॉजेस ऑफ डिफिशिएंट डिमांड। डिफिशिएंट डिमांड के कारण क्या है, तो जो जो चीज में आपने इंक्रीज लिखा था ना एक्सेस डिमांड पे, यहां पर क्या कर देना बेटा, डिक्रीज कर देना। इंक्रीज है तो कर दो डिक्रीज इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन इंपोर्ट, डिक्रीज इन मनी सप्लाई। जब डिमांड कम हुई है तो ये सारी चीजें डिक्रीज कर दो, तो इसका कारण मालूम चल जाएगा। अब इसको सही कैसे करोगे, तो जहां जहां पर बढ़ा रहे तो वहां घटा देना ये सारी चीजों को, जहां पर घटा रहे तो वहां पर बढ़ा देना, हो जाएगा आपका ये टॉपिक क्लियर। और इसी के साथ हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूं न्यूमेरिकल की, जिसमें आपको पूरा का पूरा चैप्टर का न्यूमेरिकल भी मैं करा दूंगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।